गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना की जो इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी। इसमें सुल्तान वास्तविक संप्रभु होता था और समस्त प्रशासन उसके इर्द गिर्द घूमता था। वैसे तो सभी सुल्तान वैधानिक रूप से स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे, परंतु व्यवहार में वे वास्तविक संप्रभुता का उपयोग करते थे। उसके शासन प्रबंध में खलीफाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि इस्लामिक नियमों के अनुसार सैद्धांतिक रूप से जिस प्रकार ईश्वर एक है, उसी प्रकार समस्त इस्लामी समाज का भी एक ही शासक अथवा खलीफा होना चाहिए। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने सल्तनत में राजपद की प्रतिष्ठा स्थापित की। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था, इसलिए उसमें हिंदुओं की उपेक्षा और मुसलमानों को विशेष महत्व दिया जाता था। सुल्तान हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। दूसरी ओर सुल्तान उनसे जजिया कर भी लेते थे और वो हिंदुओं पर वो जुल्म ढाया करते थे, और यदि विद्रोह होता था कहीं भी तो हिंदुओं को उनकी औरतों व बच्चों को का कत्लेआम करते थे। दूसरी ओर सुल्तान उनसे ईर्ष्या करते थे। हालांकि उन्होंने प्रजा की भलाई की तरफ भी ध्यान दिया। उन्होंने कृषि और व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। सल्तनत काल में जहां अमीर विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, वहीं जनसाधारण जनता को कष्टमय जीवन बिताना पड़ता था। मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के समय तो आम जनता को और भी भारी कष्ट उठाने पड़े। भारत में अब प्रश्न यह है कि भारत में दिल्ली सल्तनत राज्य का स्वरूप। दिल्ली सल्तनत धर्म पर आधारित एक राजतंत्रात्मक निरंकुश राज्य था। दिल्ली के सुल्तानों ने भारत में एक ऐसे मुस्लिम राज्य की स्थापना की जो विशेष रूप से धर्म तथा सैनिक शक्ति पर आधारित था। संपूर्ण सल्तनत काल में इस्लाम राजधर्म रहा। सुल्तान अपने राज्य में किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं देते थे, और वो प्रत्येक सुल्तान को कुछ धार्मिक कार्य भी करने पड़ते थे। ईद तथा शुक्रवार को नमाज पढ़ना, धार्मिक कार्यों एवं निषेधों का विस्तार एवं सीमा निश्चित करना, दान के लिए कर इकट्ठे करना, इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध करना, न्याय करना, राजधानी की रक्षा करना, इस्लाम का प्रचार एवं विरोधियों का नाश करना, ये उनके प्रमुख कार्य थे। यदि कोई सुल्तान कुरान के अनुसार शासन चलाने में नाकामयाब रहा तो मुसलमान जनता उसे अपना सुल्तान नहीं मानती थी, और जो सुल्तान हिंदुओं पर अधिक जुल्म करता था, उनका अधिक कत्लेआम करता था, उनको अधिक कष्ट देता था, वो राजा मुसलमानों में सबसे प्रिय रहता था। और अब यदि बात करें कि दिल्ली सल्तनत एक धार्मिक राज्य था, उनका शरा का आधार कुरान है। वो शरा के हिसाब से अपना कानून चलाते थे, और इस सिद्धांत के अनुसार धर्मावलंबित राज्य की मुख्य विशेषता होती है कि उसमें पुरोहित वर्ग का शासन होना चाहिए। मुसलमान सुल्तानों ने इस दौरान गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए, उन्हें शक्ति के बल पर मुसलमान बनाया और उनके मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मतंत्र राज्य में गैर मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक मानते थे। उनसे अपनी रक्षा के लिए जजिया वसूल किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें अहले जिम्मा कहकर पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी मुस्लिम राज्य के स्वरूप को धार्मिक बताया। दूसरा था सैनिक राज्य। दिल्ली सल्तनत का दूसरा स्वरूप वो एक सैनिक राज्य था। उन्होंने अपने राज्य को सैनिक शक्ति के बल पर बनाया, और इसकी स्थापना भी सैनिक शक्ति पर आधार पर हुई, और सभी सुल्तान सेना के बल को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उत्तराधिकारी युद्धों में भी विजय प्राप्त करने वाला ही सुल्तान बनता था। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी क्षेत्र शक्तिशाली तुर्की सुल्तानों के अधीन थे। देश के अंदरूनी हिस्सों में सामरिक महत्व वाले स्थानों पर सैनिक छावनियां स्थापित की गई, और राज्य की सीमाओं पर शक्तिशाली किले बनवाए जिनमें सशस्त्र सैनिक रखे गए। दिल्ली सल्तनत विदेशी था, इसलिए वह दो कार्यों पर बल देता था: कर वसूल करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। अतः उन्होंने सेना के बल पर उन्होंने शासन किया। अतः
दिल्ली सल्तनत को एक सैनिक राज्य भी मान सकते हैं, एक जाति राज्य। हजरत निजामी जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण में हिंदुस्तान का तुर्की साम्राज्य एक जाति राज्य था। उन्होंने केवल इस्लाम के प्रचार के लिए, उन्होंने केवल इस्लाम का झंडा फहराने के लिए, उसने शरा और कुरान का शासन स्थापित करने के लिए ही उन्होंने राज्य किया। और अतः उनके जीवन का आधार भी एक जाति राज्य था, दुनिया में इस्लाम का झंडा फैलाना। निरंकुश राज्य था, उनका राज्य निरंकुश था। सभी राजा की असीम शक्तियाँ थी और उसका आदेश सर्वोपरि कानून था। और वो कहते थे कि राजा का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, अतः वो अपनी मर्जी से शासन चलाता था। हिंदू मुस्लिम राज्य, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम राज्य था। विशेषकर खलजी वंश की स्थापना था उच्च पदों पर तुर्की की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य का यह रूप उभरा। भारतीय मुसलमानों सहित विभिन्न जातियों अथवा वंशों के मुसलमान शासक वर्ग में शामिल किए गए था। उच्च प्रशासनिक पदों पर उनकी नियुक्ति क्षमता और सुल्तान की पसंद के आधार पर की गई। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि उन्होंने केवल मुसलमानों की तरफ ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं तथा अन्य धर्मों के लोगों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इन सभी बातों से सल्तनत के राज्य को हिंदू मुस्लिम राज्य भी कुछ इतिहासकारों ने कहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत न तो धार्मिक राज्य था और न ही वो पूरी तरह एकीकृत हिंदू मुस्लिम राज्य था। उसका उद्देश्य केवल इस्लाम और लूट का उसका शासन था। खलीफा के साथ उनके संबंध थे। सभी इस्लाम में खलीफा को सर्वोपरि मानते थे और वो जो खलीफा से अपनी परमिशन ले लेता था, खलीफा से वो जो अब आज्ञा ले लेता था और वो उसकी आज्ञा का पालन सभी का पवित्र कर्तव्य है। खलीफा से मंजूरी लेने के बाद सभी राजा अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए था। खलीफा का राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था और वो राजपद के हिसाब से अपना कार्य चलाते थे। राजत्व संबंधी सिद्धांत था। वो देवीय शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि उन्हें देवीय शक्ति से राज प्राप्त हुआ है और राज्य का प्रधान स्वयं सुल्तान था। वह पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि था। राजत्व के सिद्धांत के कारण ही सुल्तान की प्रतिष्ठा और उनकी शक्तियों का विकास हुआ। दिल्ली के सुल्तानों का शासन प्रबंध की बात करें तो वो केंद्रीय प्रशासन था। सुल्तान और उसके अधिकार असीमित थे। वो सर्वोच्च सेनापति था और वो कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका के मुखिया के रूप में कार्य करता था। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द कानून था। उसकी अपनी एक मंत्री परिषद भी होती थी और सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन करते थे। वो अपने विभागों की योग्यता और ईमानदारी से देखभाल करते थे। नायब का पद दुर्बल और अयोग्य किशोर शासक के समय ही किसी कुशल था प्रभावशाली सेनापति अमीर को दिया जाता था। वजीर होता था, प्रधानमंत्री को ही वजीर कहते थे, जो राजा के बाद होता था। वह मंत्रियों में सर्वोच्च होता था। एक आरिज मुमालिक होता था जो सेना का मंत्री होता था। एक दीवान इंसा होता था जो पत्र व्यवहार का मंत्री था। एक दीवान रसालत था जो विदेश विभाग का मंत्री था। एक सदर उस सुदूर था जो धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था। एक काजी उल कुजात होता था जो काजी का पद भी आमतौर पर एक व्यक्ति यानी सदर उस सुदूर को ही प्रदान किया जाता था। इसके बाद मजलिस खलवत होता था और इसमें सुल्तान के कुछ निजी मंत्री होते थे जो राजा को सलाह देने के लिए होते थे। बारिद मुमालिक होता था जो गुप्तचर विभाग का मुखिया था। इसके बाद प्रांतीय शासन था। केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन में बांटा गया था। प्रांतों को फिर स्थानीय शासन में बांट दिया गया था। उनका न्याय प्रबंध था। वो कुरान के अनुसार वो न्याय करते थे और सभी सुल्तान न्याय के लिए 2 सप्ताह में 2 बार दरबार लगाते थे। देशद्रोही, हत्या जैसे भयंकर अपराधों के लिए मृत्युदंड देते थे। पुलिस था, डाक प्रबंध भी थी, सैनिक प्रबंध भी था। उन्होंने सेना की व्यवस्था भी कर रखी थी। उनका अपना तोपखाना था, सेना का संगठन था, दाग था, हुलिया भी करते थे। घोड़ों को दाग दिया जाता था और सैनिकों का हुलिया लिख लिया जाता था ताकि कोई धोखाधड़ी करता तो उसे पहचानने में दिक्कत ना आए। उनको वेतन भी दिए जाते थे, जैसे घुड़सवार को 234 टंके, एक सवार को 136 टंके वार्षिक देते थे।
पैदल सैनिकों 75 टंके प्रतिवर्ष देते थे, उनको अपने दुर्गों का निर्माण करते थे, उनका अपना वित्त प्रबंध था, भूमि पर वो कर लगाते थे, इक्ता प्रणाली करते थे वो। ये इक्ता सल्तनत की स्थापना के बाद एक इक्ता नामक संस्था का उदय हुआ और इसमें भूभाग को हम वापस में बांटते थे और जिसमें से वो कर लेते थे। इक्ता के बाद जो ये एक मुक्ता का पद होता था और मुक्ता वो था जो किसान से जो कर लेता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना शासन बनाया और शासन का प्रबंध भी अच्छी तरह से किया और शासक वर्ग बड़ा का जीवन बड़ा उच्च था और वो किसी भी विरोधी गुट को पनपने नहीं देना चाहते थे। अतः उनका जो शासन था वो कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि वो केवल धार्मिक राज्य था और उन्होंने इस्लाम का प्रचार करने के लिए ही उन्होंने अनेकों बार उन्होंने विद्रोह को दबाए और हिंदुओं पर अत्याचार किए। हालांकि उन्होंने कृषि के सुधार भी किए, उन्होंने न्याय भी जनता के साथ किया और ये था दिल्ली सल्तनत की राज्य। धन्यवाद।